टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्राइमरीली कमेंट करने के लिए हम देखेंगे कि व्हाट वी आर कंपेयरिंग विथ। जब तक कंपैरिजन नहीं है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते अनटिल अनलेस कि उसके कोई डिफाइंड यार्डस्टिक्स हो, कुछ डिफाइंड पैरामीटर्स हो, तो हम किसी कंपैरिजन के बगैर भी बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको बंदा कहे कि मेरा एक दोस्त है उसका कद 9 फीट 3 इंच है, हम शॉक होंगे, कहाँ छतों में टकरा जाएगा तो इतना लंबा कहाँ से आ गया। तो वाई आर यू शॉक्ड? बिकॉज हमें पता है कि एक स्टैंडर्ड हाइट है। तो अगर एक स्टैंडर्ड हाइट तो ये तो आम इंसान तो नहीं लग रहा, फिर तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। और अगर हमें पता हो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो लॉन्गेस्ट हाइट है वो एक सर्टेन है, तो उससे भी ऊंचा हो गया, फिर भेज दो भाई इसको भी रिकॉर्ड में। हम अगर एक स्टैंडर्ड पैरामीटर हमारे पास मौजूद है कि कोई कहे कि भाई मैंने तो 360 पे गाड़ी भगाई, तो बोले 360 किसी गाड़ी में मीटर ही नहीं होता, वो कांटा घूम के आ गया क्या? कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, लेकिन कहीं हमें कंपैरिजन करनी पड़ती है। तो या तो हम अपनी ही कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं, या तो फिर कंपेटिटर्स की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्री एवरेजेस से कंपेयर करके बात कर सकते हैं, या फिर अपने ही बजटेड से कंपेयर करके बात कर सकते हैं। बात क्या करनी है? एक हम सेगमेंट बनाते हैं रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें हम ये डिस्कस करते रहेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, पिछले साल के मुकाबले में रेवेन्यू अच्छा है बुरा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू की लाइन में बढ़ा या गिरा है या नहीं। फिर अगर रेवेन्यू लेट्स से 10% से बढ़ा है और जीपी सिर्फ 2% से बढ़ा है, तो ऐसा क्यों हुआ, हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। कोई कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, क्या पिछले साल के मुकाबले में इन लाइन है या इस साल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डरी है उसमें? अगर वो बहुत ज्यादा शूट अप कर गई है, रिड्यूस हो गई है, तो क्यों हुआ है, हमने ऐसे क्या एक्शन लिए थे, क्या वो एक्शन सस्टेनेबल है या नहीं है। मिसाल के तौर पे हम ये कहें कि हालात थोड़े डाउन थे, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं थी, तो कंपनी ने अपने सर्टेन एम्प्लॉयज को निकाल दिया, साल की बिगिनिंग में ही निकाल दिया, और उनकी सैलरीज जो पिछले साल की प्रॉफिट लॉस में शामिल हैं वो इस साल की प्रॉफिट लॉस में उनकी सैलरीज शामिल नहीं है। ये हमने कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी की। लेकिन जब हालात बेहतर होंगे तो क्या आप उस ग्रोथ को फिर मुंह दे पाएंगे? तो इनिशियली तो आपने कहा कि पिछले साल के मुकाबले में एडमिन कॉस्ट इतने % से रिड्यूस हो गई है, और जैसे हालात दिख रहे हैं कंपनी के या जैसे इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस हैं उस हिसाब से दिस सीम्स टू बी अ वाइज एक्शन कि उन्होंने अपनी कॉस्ट कट कर दी और एम्प्लॉयज को कर्टल कर दिया। लेकिन अगर यह सूरत हाल बेहतर होगी तो क्या फिर हमें ऐसे एम्प्लॉयज मिल सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे? इस तरीके से हमने इंटरप्रिटेशन करनी है। फिर हम आ गए फाइनेंस कॉस्ट पे कि फाइनेंस कॉस्ट पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है कम है, क्यों ज़्यादा है, क्या मार्केट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, क्या हमने ज़्यादा लोन लिया है? अगर लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और हमने लोन्स पे ऑफ कर दिए तो और अच्छी बात है कि जब इतनी महंगाई हो रही थी, जब काइबोर इतना ज़्यादा जा रहा था, इंटरेस्ट रेट इतना हाई जा रहा था, और ऐसे हालात में हमने लाइबिलिटीज़ को सेटल कर दिया ताकि हमारी फाइनेंस कॉस्ट कम हो सके, इंटरेस्ट कवर बेहतर हो सके, वगैरह वगैरह। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले साल के मुकाबले में, हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मुकाबले में, फाइनेंस कॉस्ट के मुकाबले में, कंपीटिटर्स के मुकाबले में हम अपने इन्वेस्टमेंट जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर कितना रिटर्न कमा रहे हैं उस पर बात करेंगे। यूं एसेट टर्नओवर एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है। जब भी हम ROCE कैलकुलेट करते हैं तो ROCE के पीछे 2 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। यह मैटर करता है कि हमने जितनी सेल्स की उस पर कितना प्रॉफिट कमाया, और यह भी देखा जाता है कि हमारा एसेट टर्नओवर कैसा रहा। एसेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कि हमने अपना $1 लगा के कितने डॉलर्स कमाए। वैसे मैथमेटिकली देखा जाए तो सेल्स में कैंसिल हो जाएंगी,
बाकी रह जाएगा पिबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आरओसीई का फॉर्मूला है। ये परसेंटेज में रखा जाता है और ये टाइम्स में रखा जाता है। तो अगर आपका आरओसीई लास्ट ईयर के मुकाबले में इंप्रूव्ड है या फिर डिक्लाइंड है, अगर आप देखते हैं कि हमारी सेल्स तो पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है, फिर भी आरओसीई पिछले साल के बराबर आ गया, क्यों? तो ऐसा मुमकिन है कि आपका एसेट टर्नओवर तो बेहतर रहा, यानी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड के अगेंस्ट सेल्स तो ज्यादा जनरेट की हैं, लेकिन हर सेल के ऊपर जो आपने प्रॉफिट कमाया वो इतना ज्यादा नहीं कमाया। इन दोनों फैक्टर्स पे बात करना एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। तो अगर आपने आरओसीई पे बात करते हुए एक जिक्र छेड़ दिया अबाउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और दूसरा जिक्र छेड़ दिया अबाउट द एसेट टर्नओवर, फिर देखा कि एसेट टर्नओवर अगर इंप्रूव हुआ है तो आरओसीई भी इंप्रूव होना चाहिए था। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है तो फिर तो डेफिनेटली आरओसीई इंप्रूव हुआ होगा। तो दोनों में से कौन सा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऐसा है जिसने आरओसीई को डैमेज किया है या फिर बूस्ट किया है? उसके अलावा हम रिटर्न ऑन इक्विटी पे बात कर सकते हैं, लेकिन पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि क्या सारे रेशियोज कैलकुलेट करने हैं और सारे रेशियोज पे बात करनी है? तो ऐसा नहीं है। एग्जामिनर आपको बता देगा कि आपने किस पे बात करनी है। अगर वो आपको परफॉर्मेंस पे बात करने को कहता है तो आप बैलेंस शीट की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट गियरिंग बताना ये हमारी कंपनी की पोजीशंस बताती हैं। हमें सिर्फ परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करनी है, या फिर वो 2 रेशियोज यहां से 3 रेशियोज वहां से उठा के बोलेगा इन 5 रेशियोज पे बात करो, तो हम बारी बारी उन 5 रेशियोज पे बात करेंगे। यस, इनकम स्टेटमेंट पे जाना होगा। फिर हमने एक खास चीज देखी थी कि एक होती है प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरी होती है लिक्विडिटी। इन दोनों को अच्छे से डिस्क्राइब करना आपको आना चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मकसद है और लिक्विडिटी का क्या मकसद है। तो लिक्विडिटी में अगर आपने ये देखा कि कंपनी की कैश पोजीशंस पिछले साल के मुकाबले में उल्टा बेहतर है, लेकिन उसके पीछे ये देखना जरूरी है कि ये बेहतर क्यों हुई है, कहां से हुई है, ये पैसे आए कहां से हैं। तो 3 प्रोमिनेंट एक्टिविटीज होती हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आना अच्छी बात है, डेफिसिट होना बुरी बात है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अगर रिटर्न के फॉर्म में पैसे आए तो अच्छी बात है, अगर एसेट्स बेच के पैसे आए तो अच्छी बात नहीं है। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो हुआ है, यानी आपने मजीद नए एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो यह अच्छी बात है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से पैसे अगर आए हैं तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपने या तो शेयर होल्डर से पैसा लिया है, या आपने लोन इशू लिया है, या तो बॉन्ड्स इशू किए हैं वगैरह, और अगर वहां डिक्लाइन हुआ है तो अच्छी बात हो सकती है कि आपने अपने शेयर होल्डर्स को और अपने इन्वेस्टर्स को या तो रीपे कर दिया है या तो रिटर्न पे किया है। राइट? एक कैश फ्लो का क्वेश्चन करके देखते हैं। बियर वन थिंग इन माइंड, F7 के अंदर, CRQ के अंदर कैश फ्लो का सवाल आएगा नहीं, लेकिन हम इसलिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि जब हम कमेंट्री करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो वी शुड हैव डीप इनसाइट अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो वो जब हम बात करेंगे ना, थोड़े कूल लगेंगे। एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे, लिक्विडिटी पे बहुत घुमा फिरा के बात कर रहा है, मतलब इसकी नॉलेज अच्छी है। हाँ, उसके अलावा जब हम कमेंट्री करेंगे तो अपनी वोकेबलरी को थोड़ा बेहतर बनाना। अगर हर अच्छी चीज को गुड बोलोगे और हर बुरी चीज को बैड बोलोगे ना, थोड़ा बोर हो जाएंगे हम। सो जब कोई बंदा कई डिफरेंट लैंग्वेज यूज करता है और डिफरेंट टर्म्स यूज करता है, तो हमें उसकी ग्रामर, उसकी वोकेबलरी अच्छी लगती है। एग्जामिनर ऑफ कोर्स इस चीज के मार्क्स नहीं देता, लेकिन जब ड्राफ्टिंग की जाती है, जब कोई चीज लिखी जाती है, तो जितना बेहतर अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा, जितनी बेहतर डिक्शनरी यूज की जाएगी, उतना एग्जामिनर को अट्रैक्ट जरूर करेगा। देखिए, इंप्रेशन हर इंसान पे पड़ता है। हाँ, तो अगर आप अपना इंप्रेशन डालते हैं किसी चीज के ऊपर, ये मैटर करता है। ऐसा नहीं कि खैर है मुझे कौन देखता है, कभी ऐसा सोचते हो? अगर ऐसा सोच लिया कि खैर है मुझे कौन देख रहा है, शादी में चले जाओ, कुछ भी पहन के चले जाओ, तो अच्छा पहन के जाओगे तो वाकई में कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर जूते फटे हुए पहन के आ गए या कोई पुरानी शर्ट पहन के आ गए, तो जरूर हर कोई नोट करेगा, देख शादी पे आए, शॉपिंग कर रहे हैं, क्या पहन के आए। हाँ,
तो ये मैटर जरूर करता है कि हम इंप्रेशन अपना डालें, तो अच्छी ड्राफ्टिंग के थ्रू। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बंगाल is a public company. Its most recent financial statements are shown below. Statement of profit loss, income statements given है 31 मार्च 2010 की भी। Okay, so revenue पे we could see a positive impact, gross profit पे भी positive impact है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पिछले साल के मुकाबले में 1.5 अप्रोक्स बढ़ चुकी हैं, एडमिन भी बढ़ चुकी है, फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और टैक्स भी पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है। अगर हम इसको एज अ परसेंटेज कैलकुलेट करें तो पिछले साल आपका टैक्स प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है? 1000 आउट ऑफ 3500, 28.6, and it is now 2250 out of 5250. ज्यादा है, बहुत ज्यादा टैक्स है इस बार, क्यों है हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद एसेट्स में वी कुड सी एन इंक्रीमेंट 5400 से 9500 पे आ गए हैं। एसेट्स बढ़े हैं। अगर आपने नए खरीदे हैं तो भी आपका ROCE फॉल मारेगा, क्योंकि न्यू एसेट्स अभी आउटकम देने में, प्रॉफिट देने में थोड़ा टाइम लगाएंगे। बट दिस कुड बी अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी कि अभी हमारी ROCE की परफॉर्मेंस भले डाउन है, लेकिन उसके पीछे वजह यह है कि हमने न्यू एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की है, जिसका इंपैक्ट हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अगर आपने सिर्फ महज रीवैल्यूएशन की है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर रीवैल्यूएशन की है तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड खोखला डिक्लाइन हुआ है, कंपनी को एसेट्स नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एसेट्स को रीवैल्यू करने की वजह से कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा और प्रॉफिट पे तो कोई नहीं फर्क आना, उल्टा डेप्रेशन बढ़ जाएगी। तो अगर ROCE आपको गिरा हुआ महसूस हो तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, सिर्फ फिगर्स का मसला है। इंटेंजिबल एसेट्स थे और गायब हो गए, सॉरी नहीं थे और हमने खरीद दिया, माय मिस्टेक, हम रिवर्स में आ रहा था। आपने इस साल न्यू इंटेंजिबल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की है, विच सीम्स अगेन पॉजिटिव। इससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड तो एक दम बढ़ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट को बढ़ने में टाइम लगेगा। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है जो कि डबल है पिछले साल के मुकाबले में। रिसीवेबल्स देखा जाए तो वो भी $1 मिलियन बढ़े हुए हैं। बैंक जो 4 मिलियन का हेल्दी बैलेंस था वो गायब हो गया। करंट लायबिलिटीज में एक नजर देखिएगा, कहीं बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं है जी, बैंक ओवरड्राफ्ट है। इसका मकसद कि 4 मिलियन का हेल्दी फाइनेंशियल जो बैलेंस था वो तो सिफर हुआ, उल्टा 2 लाख के ओडी में चला गया, खसारे में चला गया। तो ये साल हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है 4200 से। बात करते वक्त जब रेशियोज की हम बात करेंगे, फौरन होशियारी नहीं देनी। पहले आपने देखा ना कि मैं डर गया, मैं सरप्राइज हुआ, फिर उसका दूसरा साइड अनलॉक करना है। ऐसा ही नहीं कि डायरेक्टली बोले हाँ हाँ पता है, लेकिन देखे तो सही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखो इतने सारे पैसे लगाए हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि नॉन करंट एसेट्स बड़े हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी बड़े हैं। इसका मकसद कि आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा जो गया है वो इन्वेस्टमेंट्स में गया है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल में भी आपका पैसा फंसा है, इन्वेंट्री भी डबल हो गई है, रिसीवेबल भी 1 मिलियन बढ़ गया है। तो लेकिन ये बात फौरन नहीं बोली जाएगी, पहले आप देखेंगे फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, हाउ डज इट लुक, ये बहुत बुरा दिख रहा है या बहुत अच्छा दिख रहा है, फिर हम बोलेंगे कि ये इस वजह से हो सकता है। तो जब हम उसके कैश फ्लो लिक्विडिटी पे बात करेंगे, देन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि उसने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना दिया और वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा फंसाया है, वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, यानी कंपनी ने अपने कुछ नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल कर दिए हैं IFRS 5 के हिसाब से। मे बी वो अपने जो एजिड एसेट्स हैं, पुराने एसेट्स हैं, खटारा एसेट्स हैं, उनको खत्म करके उसकी जगह पे नए एसेट्स लेके आ गया है। फिर ये साल मे बी आपको बुरा दिखे,
लेकिन आप इसको बताना, इंटरप्रिटेशन करने वाले, कि ये इतना बुरा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो एक होती है कि हुकूमत की बातें देखकर आम आवाम चीखें मारती है, और एक होता है जो लिटरेट होता है, एक पढ़ा लिखा होता है, जो इकोनॉमिक्स को समझता है, तो वो इमीडिएट इफेक्ट नहीं देखेगा, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखेगा। खैर आगे आते हैं। इक्विटी शेयर्स पहले भी 5 मिलियन के थे, अभी भी 5 मिलियन के हैं। रिटेन अर्निंग्स ज्यादा है, 2250 थी, प्लस इस साल का प्रॉफिट कितना है, 3 मिलियन। तो आपकी रिटेनिंग्स कितनी होनी चाहिए थी, 5250 है कितनी, 4500। डिफरेंस कितना है, 7250, सॉरी 750। ये डिविडेंड्स दिए होंगे आपने, ठीक है। तो आपने शेयर होल्डर से नए पैसे नहीं लिए, उल्टा उनको डिविडेंड के हैसियत में बांटे हैं। आगे आते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में 5% लोन नोट्स हैं, वो पहले भी 2 मिलियन के थे, अभी भी 2 मिलियन के हैं। लेकिन एक 8% लोन नोट्स हैं जो कि पहले थे ही नहीं और अभी आ गए हैं। आपने न्यू लायबिलिटी ली है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा आया है, और ऐसा आया है कि ऊपर फाइनेंस कॉस्ट के भी इसने चीखें निकाल दी हैं। हाँ, वो 6.5 टाइम्स अगर बढ़ गया है, तो सीधा सीधा उसकी वजह क्या है कि आपने पहले जो 5% वाले लोन नोट्स थे, अब आपने 8% लोन नोट्स लिए हैं। हाँ, पॉसिबली मार्केट इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं और इस वजह से आपने ज्यादा लायबिलिटी ली है। इससे कंपनी की गियरिंग पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन लिक्विडिटी बेहतर दिखेगी फिल वक्त। जिस तरह कोई गवर्नमेंट एकदम से लोन ले ले और हालात बेहतर लगने शुरू हो जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट कवर हो जाए, डॉलर अपनी कम वैल्यू पे आ जाए, तो ऐसा लगेगा कि वाह 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 क्या तो बेहतरीन कर दिया। लेकिन पैसे का जरिया क्या है तो लोन ना। अगर लायबिलिटी से आ रहा है तो ज्यादा लॉन्ग टर्म तो नहीं है। आगे बात करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट आपको पड़ रहा हो, लेकिन वो कोई इतना बड़ा नहीं है। अगर ड्यूरिंग द ईयर ज्यादा रहा हो तो अलग बात है, लेकिन क्लोजिंग पे इतना ज्यादा नहीं है। ट्रेड पेएबल्स भी आपने फंसाए हैं भाई। जिस तरह बिजनेस की स्केल बढ़ी है, ज्यादा परचेसेस आपसे की हैं, तो इन दैट अगर हम पेएबल डेज निकालें तो शायद ये इतना ज्यादा नहीं होगा। उसके अलावा करंट टैक्स पेएबल पहले 1200 का पेएबल था, अब 2200 का पेएबल है। नोट नंबर 1 कहता है देयर वर नो डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स ड्यूरिंग द पीरियड। हमने बेचे कोई भी नहीं है। हाउ एवर बंगाल कंपनी डज हैव सम नॉन करंट एसेट्स क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एट 31 मार्च 2011। साल के आखिर में कुछ को हमने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई जरूर किया है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 640,000. A disappointed shareholder has observed that although revenue during the year increased by 48%, आपने कैलकुलेट किया था 47.8 something, 48%. Profit for the year has only increased by 20%. चले हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट पहली है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर बंगाल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 इन अकॉर्डेंस विद IAS 7 यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। दूसरे में कह रहा है यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन एंड योर आंसर टू ए अबव, कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग एड्रेसिंग द शेयर होल्डर्स ऑब्जर्वेशन and financial position of Bengal for the year ended 31 March 2011. Note, up to 5 marks are available for the calculation of appropriate ratios. अब ये पुरानी स्कीम का सवाल है जिसमें उसने ये नहीं बताया कि आपने कौन से रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, लेकिन ये ज़रूर देखना है कि पहले फेज में उसने कहा है कि कंपनी की परफॉर्मेंस बताएं, और कंपनी की परफॉर्मेंस में आपने बिलखुसूस तवज्जो देनी है जो शेयर होल्डर की रिजर्वेशंस हैं। तो शेयर होल्डर ने एक तो रेवेन्यू का बढ़ना और प्रॉफिट का कम होना बताया है, तो उस पर आप बता सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले में इतना ज़्यादा नहीं हुआ। मिसाल हमने टैक्स का रेट कैलकुलेट किया था, तो इस साल टैक्स रेट बहुत ज़्यादा आ रहा था, पहले 28% आ रहा था, अभी कोई 42 आ रहा था। फाइनेंस कॉस्ट हमने बढ़ाई हुई है, राइट। अच्छा, उसके अलावा हमने एडमिन कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को देखा, वो बढ़ी हुई है, तो हम उन पे बात करेंगे और मुमकिन रीज़न देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है कि हमारी ये कॉस्ट्स बढ़ गई हैं। पहले कैश फ्लोज पे आ जाते हैं। कैश फ्लो की शुरुआत हम करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स है।
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और पहले हम रखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। किया कुछ यूं जाएगा, शुरुआत करेंगे प्रॉफिट से। प्रॉफिट के अंदर मौजूद जितने भी नॉन कैश एलिमेंट्स हैं, लाइक फेयर वैल्यू चेंजेस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन के चेंजेस, अलाउंसेस के चेंजेस, इम्पेयरमेंट्स, फेयर वैल्यू चेंजेस, उन सबको हम हटा देंगे। दूसरा, प्रॉफिट के अंदर मौजूद जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट्स हैं, अब ये नॉन कैश हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर नॉन ऑपरेटिंग है तो हम उनको भी रिमूव कर देंगे। मिसाल के तौर पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कोई डिविडेंड इनकम मौजूद है, आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और वहाँ से डिविडेंड आए हैं और आए हैं बाकायदा, तो डिविडेंड इनकम आपके प्रॉफिट फॉर द ईयर में मौजूद है। रेंट, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है और वहाँ से रेंट आपको रिसीव हुआ है, वो रेंटल इनकम भी पैसे मिले हैं। हमने कहीं बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है या कहीं पैसे डिपॉजिट करवाए हुए हैं, वहाँ से हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ये है तो कैश, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे डिविडेंड आना, इंटरेस्ट आना, रेंट आना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इस प्रॉफिट में से हम तमाम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को उखाड़ेंगे, और अब जो नॉन कैश है वो पलट के नहीं आएगा, लेकिन जो नॉन ऑपरेटिंग है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। सवाल को देख के बताइएगा कि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। तो पहले हमने रख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि आपने बताया इट इज 5250। इसमें ऐड बैक कर लेते हैं फाइनेंस कॉस्ट। इस साल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था? 650। जब हमने इंटरेस्ट ऐड बैक कर दिया तो हम चले गए पिबिट पे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे। उसके अलावा हम रखते हैं इसमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, जो कि इसने बता दिया है ऑलरेडी नोट में, दैट इज 640 था, 640, ये हमने ऐड बैक कर दिया। इसने कहा कि इस साल हमने कोई भी नॉन करंट एसेट्स बेचे नहीं हैं, तो क्या गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल की कोई गुंजाइश नहीं बनती। हमें कैश फ्लो के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि पता नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। उसका एक नुस्खा है, बड़ा आसान नुस्खा है। बैलेंस शीट के अंदर मौजूद तमाम अकाउंट्स को ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक आपने चेक करना है। मिसाल, इस सवाल में आप देख सकते हैं, एक अकाउंट है पीपीई का, हम अकाउंट बनाते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का। चेक करिएगा इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना था? 5400। और सीडी बैलेंस कितना है? 9500। अब आपको क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी पता है। हमें एक चीज़ ये पता है कि हमने इस साल इनको डेप्रिशिएट किया है 640 से। रिवैल्यूएशन का कुछ पता नहीं है, डिस्पोजल्स का कुछ पता, डिस्पोजल्स भी नहीं है, लेकिन हमने कुछ क्लासिफाई किए हैं एज हेल्ड फॉर सेल। ये हम अपने करंट एसेट्स में देख के बता सकते हैं कि हमने इसको हेल्ड फॉर सेल कितने में रिकॉर्ड किया? 2000 पे। उसके अलावा आपको इसमें किसी किस्म की कोई मूवमेंट पता है कि पीपीई में कोई चीज़ प्लस हुई हो या कोई चीज़ माइनस हुई हो, कोई चीज़ ट्रांसफर होके आई हो या कोई चीज़ ट्रांसफर होके गई हो? नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे। क्रेडिट साइड का बैलेंस बन रहा है कितना? 12,140, और डेबिट पे 5,400 है। अगर इसको हम बैलेंस करना चाहें
6,740. This would be ड्यू टू न्यू एक्विजिशंस। क्या लायबिलिटीज में आपको कहीं प्रोविजंस नजर आए? नहीं, तो प्रोविजंस को देखा जाता है कि अगर प्रोविजन बढ़ा है तो उसको एक्सपेंस दिखाया होगा, अगर प्रोविजन कम हुआ है तो उसको हमने इनकम दिखाया होगा। अच्छा, उसके अलावा पीपीई में इंटेंजिबल एसेट्स मौजूद है। इंटेंजिबल एसेट्स का ब्रॉट डाउन बैलेंस कितना था? सीडी बैलेंस कितना है? क्या आपको कुछ पता है कि इस साल हमने इनको अमोर्टाइज कितने से किया है? नहीं पता। अगर पता होता तो जिस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उस तरीके से इसकी अमोर्टाइजेशन करते और फिर हम बैलेंस निकालते। तो ऐसा लग रहा है कि हमने इस साल न्यू एक्विजिशंस की हैं 6,200 की। जो जो अकाउंट्स आंखों आंखों में बैलेंस हो रहे हैं उनकी टी शेप्स ना भी बनाए तो भी चलेगा, लेकिन जहां आपको बीडी से लेकर सीडी तक के सफर तय करना हो तो उसका टी शेप बना सकते हैं या कोई और वर्किंग कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं, उसके बाद इन्वेंट्री है, उसका टी शेप बनाने की जरूरत नहीं, हम इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री देखेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल्स देखेंगे, और हेल्ड फॉर सेल नॉन करंट एसेट्स है तो वो हमने अलग से देख लिए पीपी अकाउंट के अंदर। शेयर कैपिटल के अंदर आए तो वो 5 मिलियन का 5 मिलियन था, लेकिन जब हम रिटेन अर्निंग्स पे आए तो बैलेंस करना पड़ेगा। रिटेन अर्निंग्स का ब्रॉट डाउन बैलेंस कितना है? 2250। इसमें हमने प्रॉफिट ऐड किया, इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3000। तो हमारे हिसाब से अब रिटेन अर्निंग्स 5250 होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं। रिटेन अर्निंग्स कितनी है? 4500। लिहाजा हमें लग रहा है कि हमने इनको बीच में डिविडेंड्स पे की है जो कि 750 के हैं। उसके अलावा 5% लोन नोट्स है जो दोनों सेम है, 8% लोन नोट्स है जो बढ़े हुए हैं। उसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटीज में कुछ है? नो। उसके बाद हम करंट लायबिलिटीज में आ गए, जिसमें एक तो ट्रेड पेएबल्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और करंट टैक्स है। टैक्स का अकाउंट हम बना लेते हैं। टैक्स पेएबल ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1200। इस साल प्रॉफिट लॉस में कितना टैक्स है? 2250। क्या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कोई टैक्स है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसमें है ही नहीं। करंट टैक्स पेएबल 33, मैं सिर्फ टैक्स फॉर द ईयर पूछ रहा हूं। ओपनिंग 1200 है, 3350 ये नहीं है, वो दोनों का प्लस है, ट्रेड पेएबल्स और उनका प्लस है, ये टोटल करंट लायबिलिटीज है। सीडी बैलेंस कितना है टैक्स पेएबल का? 2200। अगर आपके ऊपर 1200 का टैक्स पहले ही पेएबल था और 2250 का मजीद ड्यू हुआ तो आपके ऊपर टैक्स पेएबल कितना होना चाहिए था? जबकि है कितना? डिफरेंस कितना है? 1250 का मकसद ये आपने टैक्स पे कर दिया। तो अगर आप बैलेंस शीट के तमाम अकाउंट्स को बीडी से सीडी तक सिर्फ चेक कर लेते हैं तो आपका कैश फ्लो सेट बैठ जाएगा। जी पुष्प। टैक्स पेएबल इज अ लायबिलिटी। इस साल की 1000 है या वो पिछले साल की थी? मेरा नहीं ख्याल। हाँ, वो 2010 का है। 2011 का टैक्स चार्ज कितना है? 2250। ये हम सब 2011 के स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। ये तो आप करंट लायबिलिटीज में देखें, बैलेंस शीट
अंडर प्रोविजन हो सकता है, टैक्स पेएबल हो सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है। हाँ, अगर टैक्स के 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट्स भी देता है ना, तो आपने सबको मिला के एक ही फिगर प्रेजेंट करना है या एक ही अकाउंट में डाल देना है। ठीक है, वो एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा जिसमें थोड़ी ये टेक्निकलिटीज हम देख लेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कुछ चीजें अपडेट हुई हैं और अपडेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर कैश फ्लो आना ही बंद हो गया है। तो मैं अगर आपको थोड़ा पुराना कैश क्वेश्चन करवाऊंगा तो ऐसा होगा कि स्टैंडर्ड्स हम पुराने पढ़ रहे होंगे फिर उसमें जो अनअपडेटेड होंगे, लेकिन फिर भी फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस हम उसको देख जरूर लेंगे। अच्छा, ये आगे दोनों चीजें। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने देखा था, फाइनेंस कॉस्ट थी, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह। यस, हाँ हाँ, जो चीज इसमें एडिड है वो लेस करेंगे, जो डिडक्टेड है वो प्लस करेंगे। रिवर्स करनी है चीजें। हाँ हाँ हाँ, रिवर्स की जिस तरह करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज सीन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का इंक्रीज होना मतलब आउटफ्लो या इनफ्लो, कितने से वो इंक्रीज हुई है। क्यों इसको हम आउटफ्लो और माइनस करते हैं, इसकी एक बार सिर्फ लॉजिक समझ लीजिएगा कि हमने ये जो पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट किया है 5250, ये अक्रूअल्स बेसिस पे किया गया है। इसमें वो सेल्स भी शामिल हैं जो की तो गई हैं लेकिन पैसे नहीं मिले। ऐसा मुमकिन है कि इस साल आपको पैसे इससे ज्यादा मिले हों, हो सकता है ऐसा हो सकता है कि क्या आपको इस साल पैसे रेवेन्यू से ज्यादा मिले हों। अगर पिछले साल का रिसीवेबल इस साल मिल जाए तो रेवेन्यू तो पिछले साल माना गया लेकिन पैसे तो इस साल आए ना। इसी तरीके से आपने इन्वेंट्री की मूवमेंट में जो परचेसेस दिखाई हैं, क्या परचेसेस का मकसद इतने पैसे दिए हैं सप्लायर को? नो, ये तो परचेसेस है। और मे भी कोई इन्वेंट्री खरीदी पिछले साल थी, बेची इस साल है। कोई इन्वेंट्री खरीदी इस साल है, बेचूंगा अगले साल, पेमेंट तो इस साल कर दी ना, लेकिन खर्चा में इस साल नहीं मान रहा क्योंकि बिकी नहीं है। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर मौजूद जो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस होता है, ये उसको ठीक कर देता है। दूसरा हम देखते हैं रिसीवेबल्स का सीन। रिसीवेबल्स भी बढ़े हैं। इंक्रीज इन रिसीवेबल्स कितने से बढ़े हैं? इसका मकसद जो पिछले साल के पैसे थे वो तो फंसे ही, उल्टा इस साल की सेल के भी पैसे फंस गए। व्हाट इज सीन ऑफ पेएबल्स? बढ़े हैं। पेएबल्स का बढ़ना अच्छी बात है बुरी बात है? ये क्योंकि हमने परचेसेस जितनी की है पेमेंट उससे कम की है। अगर आपका ओपनिंग पेएबल के मुकाबले में क्लोजिंग पेएबल बढ़ गया है, यानी आपने परचेसेस ज्यादा किए पेमेंट्स कम की हैं, आउटफ्लो कम हुआ है, तो इसलिए हम उसको प्लस में दिखा देते हैं। ये चीजें प्लस माइनस करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं कैश। अगर सरप्लस में आएगा तो लिखेंगे जनरेटेड, अगर माइनस में आएगा तो लिखेंगे यूज्ड। सही है? या तो कैश जनरेट होगा या तो कैश यूज होगा। इन सबको प्लस माइनस करें, हाँ राइट जी। नहीं नहीं नहीं, वो यही है, यही है। मैं एक डिफरेंस बताता हूं। एक है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस और एक होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नहीं, नेट अभी अलग बात है। एक बात देखिएगा, इन सब का क्या आंसर बताया आपने मुझे? 4390। इसको हम कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड हमने कैलकुलेट किया 1250, और इंटरेस्ट अक्रूड है। इसका मकसद कि जिस साल का इंटरेस्ट होता है उसी साल में पे हो जाता है। वैसे इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आना चाहिए या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में?
आ दोनों में सकता है। उसूलन इसको जाना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चाहिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, लोगों का पैसा है, दूसरी कंपनीज का पैसा है, और उस पर हम उनको जो रिटर्न देंगे, डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो, वो भी उसी में जाएगा। पुष्प एक नजर देख लेना उसको। हाँ, तो वो भी उसी में जाएगा। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट पे करना इज नॉट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कि कोई कंपनी अगर इंटरेस्ट पे करे बोले हाँ इंटरेस्ट पे किया है, क्या बड़ी बात है। तो जो बातें डे टू डे होती हैं, रोज की होती हैं, रेगुलर की होती है, उसको हम ऑपरेटिंग में दिखा देते हैं। इस साल का इंटरेस्ट टैक्स कितना है? 650, 2490। इसको हम कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो एमसीक्यूज में मोहतात रहिएगा। अगर वो आपसे पूछता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बताओ, तो आपने इंटरेस्ट और टैक्स उसमें से माइनस नहीं करना है। और अगर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कहे, क्योंकि वो ऑप्शंस में पूछ सकता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सीआरक्यू के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो नहीं आ सकता, लेकिन ऑफ कोर्स एमसीक्यूज में और एमटीक्यूज में कैश फ्लो की कुछ कुछ चीजें हमसे पूछ सकता है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हमें पता चलेगा नॉन करंट एसेट्स से। अगर आपने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा, बेचा, या उन पे कोई डिविडेंड, इंटरेस्ट या रेंट आया, तो ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। इसमें हमें वाज़ेह हुआ था कि हमने अक्वायर की है पीपीई। कितने की पीपीई खरीदी है? 6740 की। उसके अलावा यह भी पता चला था कि हमने इंटेंजिबल्स भी खरीदे हैं। कितने के खरीदे थे? 6200 के। ना हमने कोई इंटेंजिबल एसेट्स बेचे, ना हमने कोई टेंजिबल एसेट्स बेचे। अगर बेचते तो जितने पैसे आते, गेन या लॉस नहीं, जितने में बेचते वो अमाउंट यहां आ जाता। खैर, हमने यूज कर लिए हैं पैसे कितने? 12,940। सो दिस वुड बी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो अगर जनरेट होगा तो फ्रॉम होगा, अगर यूज होगा तो यूज्ड इन होगा। लास्ट इसका रखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या आपने कोई न्यू शेयर इशू किए हैं? नो। क्या आपने नए लोन नोट्स इशू किए हैं? यस। कितने के? इश्यू ऑफ लोन नोट्स 7000। पैसे आएंगे जाएंगे? उसके अलावा डिविडेंड्स पेड कितने पे किए हैं? 750। बस दैट्स इट। बाकी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। यहां से इनफ्लो कितना आ गया? 6250 का। अब हम फाइनली देखेंगे नेट कैश फ्लो। ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। रखते हैं नेट कैश फ्लो फॉर द ईयर।
कितना कैश फ्लो आया है? ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। तो तीनों को हम जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा -4200। फिर हम रखेंगे यहां पे ओपनिंग या ब्रॉट डाउन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एक होता है कैश, कैश की अपनी एक डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड्स में हर एक चीज की अपनी एक डेफिनेशन मौजूद है। तो कैश अगर लार्जली एक्सेप्टेड हो बाय वेंडर्स फॉर द प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो उसको हम कैश कहते हैं। सो फार जो डिजिटल करेंसी है क्रिप्टो, वो अभी भी कैश की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर पा रही है, राइट? क्योंकि वो अभी किसी रेगुलेटर की तरफ से इश्यूड नहीं है और वो वेंडर्स की जानिब से कोई लार्जली एक्सेप्टेड आइटम नहीं है। और कैश इक्विवेलेंट किसको कहा जाएगा? जो हाईली लिक्विड हो, जो विदाउट एनी रिस्क कैश में कन्वर्ट किया जा सके। क्या गोल्ड को हम कैश इक्विवेलेंट कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें रिस्क है, पैसे ज्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं। कैश इक्विवेलेंट शुड बी अ मॉनेटरी आइटम। 90 डेज जो बॉन्ड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, टी बिल्स, जिनकी वैलिडिटी मैक्सिमम 90 डेज होती है, तो उनको हम कैश इक्विवेलेंट में काउंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज कोई भी अगर लॉन्ग टर्म हो गई तो उसको इसमें आप काउंट नहीं कर सकेंगे। परचेज नहीं किए, लाइबिलिटीज है, इश्यू किए हैं जी, लोन डेट होल्डर्स ने खरीदे जी, तो हमें वो पैसे देंगे ना, हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो हमने पैसे रेज किए हैं बाय मींस ऑफ लोन नोट्स। हाँ, न्यू इशू करके दिए हैं। लोन नोट्स कोई बेचने वाली चीज तो है नहीं, कागज का टुकड़ा ही तो है। तो एक एग्रीमेंट किया है हमने लोगों के साथ कि आप हमें पैसे दें, हम आपको इंटरेस्ट देंगे और इतने सालों के बाद आपको पैसे वापस कर देंगे। तो यूं समझ लीजिए जैसे लोन ले लिया, सिंपल। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था 4000 का, और ये आ गया CD CNCE, और ये हमारा आंसर उसके साथ बैलेंस्ड है। सिर्फ ऐसे सरसरी बात करते हैं जो शेयर होल्डर का कंसर्न है। उसका कंसर्न ये था कि रेवेन्यू तो 48% बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट इन लाइन इतना नहीं बढ़ा। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो सिर्फ 20% बढ़ा है। अब आपने धड़म से उसको आखिरी जवाब नहीं देना, चुप नहीं करवाना, आपने उसकी बात को समझना है कि कह तो सही रहा है। तो इट्स नॉट योर जनरल लाइफ जिसमें आप लोगों को सुनते हैं जवाब देने के लिए कि जब तक वो बोल रहा है तब तक मैं अपना जवाब तैयार कर रहा हूं। ऐसे आर्ग्यूमेंट में इंगेज नहीं करना। जब सामने वाला बोल रहा है तो डायलॉग का मकसद ये होता है कि आप जो कह रहे हो मैं उसको एडमिट करता हूं। अगर हमने दिमाग में ये सोच लिया कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, लिहाजा जो मुझे तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो ना जनाब, वो फजूल है, क्योंकि मैं इंप्रूव क्या कर सकता हूं, मैं तो बेस्ट हूं। तो हम उसको क्रॉस करते हैं। लेकिन अगर आप ठहर के जवाब देंगे ना किसी भी बात का, तो अगर आप खुद से वो सवाल करेंगे तो आपको कहीं लगेगा यार बात तो सही कर रहा है। और आपका ये मानना, इसमें आपकी बुराई नहीं है, आपकी घटताई नहीं है, इसमें आपकी अच्छाई है, इसमें आपको सीखने को मिलेगा। वक्त के साथ साथ देखो, जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हर एज में हमें लगता है कि मैं मैच्योर हूं। हर एज में लगता है कि अभी जितना मुझे आता है ना वो मुझसे बड़े भी नहीं सीख पाए, जिंदगी ने मुझे इतनी ठोकरें मारी है, ये हर किसी को लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, तो आपको अपनी 2 साल पुरानी शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही होती। कोई अगर बोले कि शर्ट तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करी, हाँ सूट नहीं करी, इतनी महंगी लेके आए सूट नहीं करी, वो अभी आप उसका आर्ग्यूमेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन जब आप साल 2 के बाद खुद देखोगे ना, ध्यान से बोला यार वाकई में अजीब लग रहा हूं, कैसे पहनता था, वो टाइम हमारे दिमाग ना बंद होते हैं। अभी शेयर होल्डर बेचारा एक बात कर रहा है, तो हम उसको बात चीज़ों पे एडमिट करेंगे कि उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। रेवेन्यू वाकई में कंपनी ने 48% से बढ़ाया है और प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 20% से इंक्रीज हुआ है। पॉसिबल था कि कंपनी ने ज़्यादा डिस्काउंट्स दे के कस्टमर्स को और सेल्स बढ़ा दी हैं, लेकिन मार्जिन मेंटेन नहीं किया। लेकिन ऐसा है नहीं।
क्योंकि जीपी मार्जिन रेवेन्यू से भी ज़्यादा बड़ा है। इसका मकसद कि हमारी परचेजेस कॉस्ट या हमारी कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ी और ना ही हमारी प्राइस कम हुई है, लिहाजा जीपी मार्जिन तो सेट है। लेकिन प्रॉफिट को कम करने के पीछे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 1.5 टाइम्स ज़्यादा है या इतने मिलियन ज़्यादा है। एज आई सेड कि कहीं कहीं आप परसेंटेजेस में बात करेंगे, कहीं कहीं आप एब्सोल्यूट फिगर्स में भी बात कर लेंगे और कहीं कहीं आप टाइम्स में बात करेंगे। अगर आपने उसको कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारे प्रॉफिट का इतने मिलियन खा गई, ऐसा ही ना, कोई 1.5 मिलियन पता नहीं सर्टेन मिलियन खा गई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट का इतना मिलियन तो डिस्ट्रीब्यूशन खा गई। उसके बाद कैसा है, कोई 700-800 मिलियन तो एडमिन कॉस्ट भी बढ़ गई है। हाँ, और सबसे फिर नेक्स्ट इंपैक्ट दिया है फाइनेंस कॉस्ट ने। लेकिन कंपनी की इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कंपनी एक ग्रोथ स्ट्रेटजी की तरफ टेक ऑफ कर रही है, बिकॉज कंपनी ने पुराने एसेट्स को अप फॉर सेल करके नए एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दी है। और अगर आप एक फिगर कोट कर देंगे, ऑथेंटिक फिगर, कि कंपनी ने इस साल 6,750 मिलियन के न्यू एसेट्स खरीदे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से कुछ नए इंटेंजिबल एसेट्स में भी, लाइसेंसेस या सॉफ्टवेयर्स में कंपनी ने इन्वेस्ट किया है और ये फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है। सेम पॉसिबल है कि कंपनी ने कुछ न्यू रिक्रूटमेंट्स की हो या कुछ न्यू एडवर्टाइजमेंट्स की हो, एक न्यू कैंपेन लॉन्च की हो, जिसकी वजह से सेल्स पे भी इम्पैक्ट है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में भी इजाफा आ गया है। फिर कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस करने के लिए कुछ पैसा यूज किया है जो कि उसने ऑपरेशन से जनरेट किया है, और बाकी पैसा उसने फाइनेंस किया है फ्रॉम लोन नोट्स। तो नए लोन नोट्स इशू किए गए हैं जिसको पुराने लोन नोट्स के मुकाबले में हायर रेट पे खरीदा गया, इशू किया गया है, और अल्टीमेटली कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट भी पिछले साल के मुकाबले में 5.5 लाख ज्यादा है। उसके अलावा जो टैक्स है वो भी बहुत ज्यादा है, और अगर जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, अगर उसका टैक्स रेट बढ़ चुका है जिसके नतीजे में हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा है, या फिर हम एक थ्रेशोल्ड से ऊपर आ गए हैं, टैक्स थ्रेशोल्ड से ऊपर आ गए हैं, अगर हमारे पास कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन होती कि वो कितना टैक्स पे कर रहे हैं तो हम इस पर और बेहतर बात कर सकते थे। लेकिन जो एक हैंडसम इंक्रीज या हेल्दी इंक्रीज ऑफ 48% इन रेवेन्यू है, हैज़ नॉट सस्टेन्ड टिल द प्रॉफिट इंक्रीमेंट विच इज जस्ट 20%, लेकिन उसमें मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। तो उसकी बात को पहले इंडोर्स करना कि सही कह रहा है, फिर अगर आप उसको क्रॉस करना चाहते हो तो फिर तरीके से करना है, और एक एक बात पे एक एक ठहर के बात करनी है, मिक्स नहीं। टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू और बीच में प्रॉफिट लेके आ जाओ, टॉकिंग अबाउट एडमिन कॉस्ट बीच में टैक्स की बात लेके आ जाओ, आएंगे भाई, सबको मिलेगा, हम सबको मौका देंगे, लेकिन एक एक करके बात करेंगे। अब इसने कहा है कि एक तो आपने बात करनी है परफॉर्मेंस पे, जिसमें आपने पर्टिकुलरली फोकस रखना है शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करने में, क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड है। अगर सेटिस्फाई करने की बात है तो, अगर वाकई में उसको कह रहे हैं कि अब घबरा लो बेटा, हम अभी उसको कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है क्योंकि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वाकई में घबराना चाहिए तो बोल देंगे कि भाई घबरा लो, न्यूट्रल होकर बात करनी है। दूसरा इसने कही है कि आप किस पे बात करें, कंपनी की पोजीशन पे, कंपनी की पोजीशन पे बात करनी है। तो फर्स्ट यू विल बी स्टार्टिंग योर टॉक्स ऑन नॉन करंट एसेट्स, जिसमें ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि कंपनी ने इजाफा किया है, और ये इजाफा कोई रिवेलेशंस की वजह से नहीं है बल्कि कंपनी के न्यू एसेट्स खरीदने की वजह से है। और अगर हम बात करें कंपनी की लिक्विडिटी के हवाले से, तो लिक्विडिटी पे हमारे पास कैश फ्लो सामने पड़ा हुआ है, हम इसमें बात कर सकेंगे कि हमने अपनी लिक्विडिटी को मैनेज किस तरीके से किया है। लेकिन कंपनी अभी थोड़ा टफ हालात में आ गई है, हम अपने सारे सोर्सेज एग्जॉस्ट कर चुके हैं, जो बैंक बैलेंस मौजूद था यूज हो गया, जो लोन नोट्स के थ्रू पैसे लिए वो भी यूज कर लिए, अब हम आ गए ओवरड्राफ्ट में। एसेट्स तो नए खरीद लिए, लेकिन उसको चलाने के लिए कंपनी को मजीद पैसे चाहिए होंगे, जबकि मार्केट को देख के लग रहा है कि फाइनेंस कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसिव है, तो कंपनी फ्यूचर ऑपरेशंस को चलाने के लिए पैसे कहां से लाएगी। और ऐसे हालात में फिर डिविडेंड दे देना मे बी शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बरकरार करने के लिए है,
और यह देखना भी जरूरी है कि पास्ट में कंपनी कितना डिविडेंड पे करती आई है। अगर ये वाला डिविडेंड उतना ही है तो कंपनी को फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे सख्त और मुश्किल हालात में डिविडेंड रोक ही लेते तो क्या बुराई थी। आपने हर एक चीज पे ऐसे अलग अलग बात की करनी है, ठीक है। फिर जब आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि कंपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी की तरफ जा रही है, नॉन ट्रेडिशनल्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट दिख भी रहा है क्योंकि इसका रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है और फ्यूचर में मे बी ये और फुल ऑपरेशनल होंगे तो और ज़्यादा रेवेन्यूज या न्यू मार्केट्स पे जा सकती है या नए प्रोडक्ट की तरफ जा सकती है। लेकिन ऐसे हालात में कंपनी ने जिस तरीके से लिक्विडिटी को मैनेज किया है वो थोड़ा अलार्मिंग या डिस्टर्बिंग हो सकता है, बिकॉज कंपनी ने अपनी गियरिंग रेशियो को भी बढ़ा दिया है। हाँ, इक्विटी में इजाफा नहीं हुआ और आपकी लायबिलिटीज में $7 मिलियन का इजाफा हो गया है, तो उससे आपकी गियरिंग आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कहां पहुंच चुकी है। ठहर ठहर के बात करो, हो जाएगी। नो लिमिट। आप गेम खेलो, आप गेम खेलो, इंजॉय करो जितना आपको आ रहा है। जब आप अपने ऊपर ये प्रेशर डालेंगे ना कि मुझे इतना लिखना है तो आप अनाप शनाप लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ भर रहे होंगे कि क्या करूं, टाइम तो पास करना है। मैं टोटली मना करता हूं कि देखो ACCA के एग्जाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध नहीं है कि जितनी ज्यादा सप्ली भरोगे उतना ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो हमने बचपन से सुन लिया कि सप्ली भरने वाले को A1 मिलते हैं क्योंकि वो देखते बड़ा पढ़ाकू है। क्लास में भी ऐसा होता है ना कि एग्जाम हॉल में अगर कोई सप्ली मांग ले, एक्स्ट्रा शीट प्लीज, सब पलट के देखेंगे लिख क्या रहा है, हमारा तो दूसरे कागज से आगे नहीं बढ़े, तुम सप्ली मांग रहे हो। तो ये तो उसी तरीके से हमने एक पैरामीटर सेट कर लिया कि एग्जामिनर शायद ऐसा समझे। हमारा एग्जामिनर अगर हम कभी भी किसी चीज़ को वॉल्यूम में तोलते हैं ना कि कितना लिखा है, तो हम क्या करते हैं, बात को रिपीट करते हैं। जिस तरह आपको कोई माइक दे दे और बोले मौसम 6 मिनट तक बोलना है, आपके पास 6 मिनट का कंटेंट ही नहीं है, तो आप बार बार टाइम देखेंगे और जाहिर सी बात है बातें आप रिपीट करेंगे। ऐसा ही होगा ना। तो आपको 6 मिनट की लिमिट नहीं है, जितना बोलना है काम का बोलो, भले 2 मिनट में वाइंड अप कर लो, 1.5 मिनट में वाइंड अप कर लो। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इतने मार्क्स के इतने लाइंस होने चाहिए। ये मैं तब कहूं जब आप बोलो मेरे पास तो बहुत ज्यादा आ रहा है, क्या करूं, किसको लिखूं किसको छोड़ूं। तो मैं कहता भाई इतना ज्यादा नहीं लिखो, थोड़ा थोड़ा लिख दो। जिस तरह कभी CSS की तैयारी करने वाला बंदा O लेवल्स की पाकिस्तान स्टडीज पढ़ता है ना, तो उसको हम रोकते हैं, भाई आराम आराम से, सबर सबर सबर, तुम्हारी पाकिस्तान स्टडीज और है, ये पाकिस्तान स्टडीज और है, तुम्हें बहुत ज्यादा आती है क्योंकि तुमने आज तक सारे करंट इश्यूज पढ़ लिए, वो हमने 2010 या 2000 तक रोक देनी है, उससे आगे पाकिस्तान स्टडीज हम नहीं पढ़ेंगे। तो वो कहां से शुरू होगी कहां खत्म होगी। आप कभी भी इसको वॉल्यूम में ना तोलो, जो आ रहा है दागते जाओ। हाँ, अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन निपटा ले कैश फ्लोज का। यस, हम करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है इसको आपने क्या करना है, टाइप करना है। भाई आपको मैंने एक लाइन दी, आपने कहा ये सही है, मैं चीजें लिखना शुरू कर देता हूं। आपने पहले बात की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। डोंट टॉक अबाउट गियरिंग राइट नाउ, डोंट टॉक अबाउट लिक्विडिटी राइट नाउ, जस्ट टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो चीजें अच्छी हुई हैं तारीफ करो, जो चीज बढ़ गई हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, उनको आप क्रिटिसाइज करो कि पता नहीं क्यों बढ़ रही है और उनका मुमकिन तौर पे क्या रीजन हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी पे बात कर दी। फिर आप एक सेक्शन बनाओ लिक्विडिटी का, फिर आप एक सेक्शन बनाओ भले गियरिंग का, और फिर आप बना दो कंक्लूजन का। पैराग्राफ 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 पैराग्राफ। अगर लगातार लिखते जाओगे तो काम की चीज भी स्किप हो जाएगी एग्जामिनर से। तो टॉक्ड अबाउट जीपी, लाइन चेंज, ऐसा। अभी हम कुछ प्रैक्टिस करके उसके बाद मैं आपको उसके आंसर्स दिखाऊंगा कि एग्जामिनर ने किस तरीके से लिखा है, मॉडल आंसर्स। एक और सवाल देख लेते हैं। Monty is a publicly listed company. Its financial statements for the year ended 31st March 2013, including comparatives, are shown below. Revenue, cost of sale, GP, चीजें देखते चलना। रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ी हुई है, GP भी बढ़ा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में दो तरह के इंटरेस्ट हैं, एक लोन नोट का इंटरेस्ट है, दूसरा लीज का इंटरेस्ट है। इनकम टैक्स भी बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले में बेहतर है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 1350 की है, यो हमारी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 3350 की आ गई। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस एज ए 31 मार्च 2012 एंड 13, पीपीई
बढ़ी हुई है। डेफर्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले नहीं था, अब आ गया है। इन्वेंट्री कम है, रिसीवेबल्स बढ़े हुए हैं, 1300 का बैंक, बाकी 50 का रह गया है। तो आउटफ्लो हुआ इनफ्लो हुआ कितना? 1250 का। शेयर्स में कोई इजाफा नहीं हुआ, रिवैल्यूएशन रिजर्व जो था ही नहीं वो 1350 पे आ गया। तो ऊपर जो हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देख रहे थे 1350 की, वो दर हकीकत रिवैल्यूएशन सरप्लस है। तो पीपीई में जो 10,700 से 14,000 का इजाफा है उसमें 1350 का इजाफा तो या रिवैल्यूएशन की वजह से होगा। उसके बाद रिटेन अर्निंग 1750 थी, प्लस इस साल प्रॉफिट कितना है? 2000। उसके साथ रिटेन अर्निंग्स होनी चाहिए थी 3750, जबकि है 3200। इसमें डिफरेंस है 550 का। उसके बाद लोन नोट्स है जो कि 3125 के थे, बाकी 1400 के रह गए हैं, रीपेमेंट हो गई है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पहले 800 की थी, अब 1500 की है। फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन नॉन करेंट पार्ट 900 का था, अब 1200 का है, बढ़ गया। लीज लायबिलिटी बढ़ कैसे सकती है? यस, कुछ और चीजें हमने लीज पे ले ली हैं। तो पीपीई में जो इजाफा हुआ है, अगर हमने लीज के थ्रू लिया है, देखो ये मैंने कहा ये सवाल पुराना है, अगर ये IFRS 16 वाला सवाल होता तो उस केस में वो राइट ऑफ यूज एसेट अलग करके दिखाता और लीज लायबिलिटी बोलता, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन नहीं बोलता। लेकिन ऐसा सेट कि जब से ये स्टैंडर्ड्स नए आए हैं, एफआर का फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो उसके बाद नए क्वेश्चंस बनाए ही नहीं है उसने। हम इसको सॉल्व उसी राइट ऑफ यूज वाले फॉर्मेट के हिसाब से ही कर लेंगे। आगे चलते हैं। फिर करंट ऑब्लिगेशंस में भी फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन है। ट्रेड पेएबल्स बड़े हैं, करंट टैक्स पेएबल है। नोट नंबर 1, ऑन 1st July 2012 Monty acquired additional plant under a finance lease that had a carrying amount of $1.5 million. On this date, it also revalued its property upwards by है ऊपर तो 1350 थी, तो कहता है and transferred $650,000 of this resulting revaluation reserve. This created to डेफर्ड टैक्स। ये हमने पढ़ा था कि अगर रिवैल्यूएशन की वजह से एसेट्स की कैरिंग वैल्यू बढ़ जाती है तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस में भी फर्क आ जाता है। लेकिन अगर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस में फर्क की वजह प्रॉफिट और लॉस के अलावा कहीं और जाती है तो डेफर्ड टैक्स भी उसके पीछे पीछे वहीं जाएगा। तो अगर ये 2000 का इजाफा इक्विटी में गया है, ओसीआई में गया है, तो डेफर्ड टैक्स भी ओसीआई में गया होगा। There were no disposals of non-current assets during the period. Depreciation of property, plant and equipment was 9 lakh and amortization of deferred development expenditure was 2 लाख। कैश फ्लो का रूल मैंने क्या समझाया था कि बैलेंस शीट के तमाम अकाउंट्स को बैलेंस करना है। पहले उसको निपटा लेते हैं, कैश फ्लो बाद में बनाते हैं। पहला अकाउंट मौजूद है पीपीई का। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ब्रॉड डाउन बैलेंस 10,700। सीडी बैलेंस 14,000। वी कैन सी हमें क्या क्या चीजें पता है। प्रॉपर्टी रीवैल्यू हुई है अपवर्ड, यानी उसकी जो फेयर वैल्यू है वो कैरिंग वैल्यू से ज्यादा होगी। तो 2 मिलियन से हमने डेबिट किया होगा अपना पीपीई और क्रेडिट किया होगा ओसीई। बाद में पता चला कि इसकी वजह से ओसीआई सॉरी, और उसकी वजह से फिर डेफर्ड टैक्स भी क्रिएट हुआ 6.5 लाख का। उस डेफर्ड टैक्स को हमने डेबिट कर दिया होगा ओसीआई से और क्रेडिट कर दिया होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में। एसेट्स में कितने गए होंगे? 2 मिलियन पूरे, राइट। क्योंकि एसेट तो पूरा 2 मिलियन से बढ़ा, बाकी ओसीआई और रिवैल्यूएशन सरप्लस में 1350 जाएंगे और 650 जाएंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में। उसके अलावा डेप्रिसिएशन पता है कितनी है साल? 9 लाख।
नोट नंबर 1 में कहा था कि हमने नया राइट ऑफ यूज एसेट लिया है। जी देखिए, होता क्या है कि पहले हम एसेट को करते हैं रिवैल्यू। रिवैल्यू करने का मकसद कि अगर एसेट की मार्केट वैल्यू यानी फेयर वैल्यू उसकी कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है, ऐसा ही है, तो उसने नोट में बताया था कि जो रिवैल्यूएशन गेन था वो 2 मिलियन का था। हमने क्या करना है, उस 2 मिलियन से डेबिट कर देना है पीपीई को और क्रेडिट कर देना है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को। फिर पीपीई की कैरिंग वैल्यू बढ़ गई, जबकि टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा, बिकॉज टैक्सेशन अथॉरिटीज रिवैल्यूएशन को तस्लीम नहीं करेंगी। नतीजा यह निकलेगा कि कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू टैक्स बेस, एंड जब भी कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, इसको हम कहते हैं टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। 2 मिलियन का टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आ गया, उस पर जब हम टैक्स रेट लगाएंगे तो वो बन जाएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वो कितना बना है, 650। और ये किसकी वजह से 650 के डीटीएल बढ़ी है, रिवैल्यूएशन की वजह से। तो जहां रिवैल्यूएशन खुद जाती है उसका टैक्स भी वहां जाएगा। रिवैल्यूएशन खुद जाती है ओसीआई में, तो हम ओसीआई को डेबिट कर देंगे 650 से और क्रेडिट कर देंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को 650। तो यहां 2 मिलियन ही डेबिट होंगे। फिर इसका इंपैक्ट मैं आपको डीटीएल पे अलग से दिखाऊंगा। राइट ऑफ यूज एसेट, नया एसेट कितना लिया है, 15 लाख का। डिस्पोजल कोई नहीं हुई है, तो हम देख लेते हैं कि अभी डिफरेंस कितना बच रहा है बाकी। क्रेडिट साइड कितना है, 14,900। डेबिट साइड कितना आ रहा है, 40,200। बाकी फर्क कितना रह गया, 700 का। ये आ जाएंगी न्यू एक्विजिशंस या फिर कैश एक्विजिशन। अगला अकाउंट बना हुआ है डेफर्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का। ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1000 पूरा। अमोटाइज कितने से हुआ है, यानी अमोटाइज होने के बाद 1200 का बचा है, 1000 का बचा है। सीडी कितना, 1000 बताया ना आपने मुझे। तो क्रेडिट साइड हो रही है 1200 की, तो आपने डेवलपमेंट पे खर्चा कितना किया होगा, जो कि 200 अमोटाइज होने के बाद बाकी 1000 का बचा था। अगला अकाउंट किसका है, एसेट्स पूरे हो गए। इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनेगा, रिसीवेबल्स का अकाउंट नहीं बनेगा, बैंक का अकाउंट नहीं बनेगा। इक्विटी दोनों में बराबर है। रिवैल्यूएशन सरप्लस हमें अच्छे तरीके से पता है कि कैसे बना है, ये 1350। रिटेनिंग्स बना लेते हैं। कितना है ओपनिंग बैलेंस, 1750। प्रॉफिट फॉर द ईयर तो हमारे हिसाब से रिटेनिंग्स बननी थी 3750, है कितनी, डिफरेंसेस कितने का, 550। आगे चलते हैं।
8% लोन नोट्स सीधे सीधे रीपे हुए हैं। डेफर टैक्स, टैक्स का अकाउंट बनाते हैं, ये बहुत जरूरी है। अब डेफर टैक्स का हम अलग अकाउंट नहीं बना सकते, टैक्स का अकाउंट एक साथ ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट लॉस में जो टैक्स चार्ज है, इस साल कितना है टैक्स चार्ज प्रॉफिट लॉस में? 1000। क्या इसमें पता है कि अंडर या ओवर प्रोविजन कितना है, डेफर टैक्स की मूवमेंट कितनी है, करंट एस्टिमेट कितना है? नहीं पता, तो हम इन सब का एक ही अकाउंट बना लेंगे। एक हम देखते हैं ब्रॉड डाउन DTL, डेफर टैक्स लायबिलिटी का ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है? 800। और टैक्स पेएबल का, करंट टैक्स का 725। करंट टैक्स पेएबल, ठीक है। फिर हम रखेंगे टैक्स चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, वो जो प्रॉफिट लॉस में गया है और वो जो OCI में गया है। इस साल प्रॉफिट लॉस में टैक्स चार्ज कितना है? 1000। और OCI में टैक्स चार्ज कितना है? तो DTL क्रेडिट हुआ OCI की वजह से। CD बैलेंस, DTL का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? और टैक्स पेएबल का, करंट टैक्स का 1250। पहले क्रेडिट को टोटल करें, कितना? 75। डिफरेंस कितना है? इसमें से माइनस करेंगे 2750, 420। दिस इज टैक्स पेड। ठीक हो गया। अगला अकाउंट चेक करते हैं। डेफर्ड टैक्स के बाद वी कैन सी लीज लायबिलिटी। ऑलरेडी लीज लायबिलिटी आपके ऊपर कितनी है, इसमें हम करंट और नॉन करंट दोनों को मिला के देख लेते हैं, बिकॉज जो अगले साल की CRP होती है वो करंट ऑब्लिगेशन होती है। करंट ऑब्लिगेशन में इट इज 900 और नॉन करंट में इट इज 600। ऑलरेडी 1.5 मिलियन की लायबिलिटी हमारे ऊपर मौजूद थी। फिर हमने इस साल न्यू लीज ली। न्यू लीज पे जो राइट ऑफ यूज लिया उसकी मालियत कितनी थी? 1.5। यानी अब हमारे ऊपर लीज लायबिलिटी का कर्जा था 3000। अगर मैं डायरेक्टली CD बैलेंस देख लूं तो पता चल जाएगा कि CRP कितनी हुई है। नीचे लायबिलिटीज में देखें, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशंस में करंट कितना है, नॉन करंट कितना है? यही है ना? हाँ, और नॉन करंट में कितना है और करंट में कितना है? हाँ जी, हाँ जी। ना 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 ना, किसने कहा? हम कह रहे हैं कि हमने कितने का भी राइट ऑफ यूज एसेट लिया हो, पे करते 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 हम यहां तक पहुंच गए। 1500 मेरे ऊपर पहले ही कर्जा है, 1500 का और कर्जा आ गया। अब इसमें हम लगाएंगे इंटरेस्ट। याद है ना अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, BD बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। ऊपर प्रॉफिट लॉस में देखें, क्या फाइनेंस कॉस्ट के साथ इंटरेस्ट गिवन है? कितना गिवन है? 250, 250, ठीक है।
तो अब हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है 3,250 की सूद समेत। जबकि साल के आखिर में हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन बाकी कितनी है? करंट में कितनी लायबिलिटी है एफएलओ? 1200, 1950 करंट है। अच्छा, अलग अलग बताओ प्लीज। ठीक है, प्लस 750। तो अब हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है टोटल 1950 के। ये हमने लीज पेमेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ है। अगर मैं इसमें इंटरेस्ट ना जोड़ता, सिर्फ 3,000 और 1950 के दरमियान डिफरेंस निकालता, तो ये होती सीआरपी। ये जो 1300 है ये इंस्टॉलमेंट है, इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और प्रिंसिपल रीपेमेंट भी शामिल है। यस, हाँ, सीआरपी होगी। नहीं, फाइनेंसिंग, क्योंकि हमने किसी और से लोन लिया हुआ। हाँ, यू आर राइट, टोटली सही है। तो इस 1300 में से 250 का इंटरेस्ट है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, और बाकी 1050 सीआरपी है। ठीक है, आर वी डन विद ऑल टी शेप्स? बैलेंस शीट के सारे मसले हमने निपटा लिए। अब हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। पहला पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 3000। एड बैक करेंगे इसमें फाइनेंस कॉस्ट, दोनों मिला के कितनी है? 400। एड बैक करते हैं डेप्रिसिएशन। कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? 900 की। और एड बैक करते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जो कि है 200 की। कोई एसेट बेचा जिसपे गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ हो? नो। कोई अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स के हवाले से भी ऐसा बात नहीं है। क्या हमारे प्रॉफिट लॉस में कोई रेंटल इनकम, कोई इंटरेस्ट इनकम, कोई डिविडेंड इनकम है जो नॉन ऑपरेटिंग हो और यहां से उठा के इन्वेस्टिंग में लेकी जाए? नहीं। चले, फिर हम आते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस में जाती ही नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपवर्ड रीवैल्यू होती या एफवीटीपीएल अपवर्ड रीवैल्यू होता तो आपकी बात दुरुस्ती, हम इसमें से माइनस कर देते हैं। लेकिन जो आपके 2 मिलियन से प्रॉपर्टी अपवर्ड रीवैल्यू हुई है वो पीपीई है, उसने प्रॉफिट फॉर द ईयर में इंपैक्ट नहीं दिया, उसने ओसीआई पे इंपैक्ट दिया है। और हमने ओसीआई से शुरू नहीं किया, हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू किया। ठीक हो गया? अच्छा, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, एक नजर इन्वेंट्री पे रखिएगा। इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है? डिक्रीज। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मकसद पिछले साल की खरीदी गई इन्वेंट्री इस साल बेची गई है, तो ये इनफ्लो है। कितना? तो कुछ पैसा हमने इन्वेंट्री से रिलीज कर लिया। रिसीवेबल्स पे नजर रखिएगा, कितने से? यानी इस साल की सेल्स से पैसे रिकवर ना हो पाए, फंस गए।
पेएबल्स पे नजर रखिएगा। कितने से? दूसरे के पैसे फंसा है, जब हमें नहीं दे रहा तो हम क्या दे। लेकिन इससे क्या होगा कि हमने जितनी परचेजेस की हैं पेमेंट उससे कम की है, इसलिए हमने यहां पे इसको प्लस दिखा दिया। ये प्लस माइनस करने के बाद हम आ जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। $4,800 माइनस करेंगे इसमें से टैक्स पेड और माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेड। एक याद रखिएगा चीज, अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें ग्रांट मिलता है, अगर कि वो रेवेन्यू ग्रांट है तो वो भी यहां पे आएगा, बिकॉज रेवेन्यू ग्रांट पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस में नहीं भेजा जाता अगर कंडीशनल है तो, लेकिन पैसे तो आपको पूरे मिले हैं ना, तो रेवेन्यू ग्रांट को यहां दिखाया जाएगा। अगर कैपिटल ग्रांट होगा तो पूरा का पूरा आपने प्रॉफिट लॉस में तो नहीं भेजा होगा, आपने तो रिड्यूस डेप्रिसिएशन या पार्ट ऑफ ग्रांट भेजा होगा, लेकिन पैसे तो पूरे मिले हैं, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। कैपिटल, हाँ, कैपिटल ग्रांट अगर आपको मिला है इस साल तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, और अगर रेवेन्यू ग्रांट मिला है इस साल तो वो यहां आएगा। अगर पिछले साल का है तो ना इन्वेस्टिंग में आएगा ना ऑपरेटिंग में आएगा, क्योंकि पैसे मिले ही नहीं इस साल, वो तो लास्ट ईयर मिले थे। टैक्स पेड हमने कैलकुलेट करके रखा है 425। हाँ, अब माइनस हो जाएगा। और इंटरेस्ट पेड अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो ये बनेगा 400 का। हाँ, वो ऊपर से माइनस हो जाएगा, बिकॉज ग्रांट आपको मिला था तो जो पार्ट ऑफ ग्रांट है उसको आपने इनकम दिखाया हुआ है, जबकि उतना आपको नहीं मिला। आपको तो 100% मिला है, आपने दिखाया 30%, तो 30% को यहां से माइनस करके यहां आके 100% प्लस कर देंगे। हाँ जी, कितना रह गया? 3950 या 0575। सो दिस इज कैश generated from ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट फोकस करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग का पूरा पता हमें चलेगा फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में वी कुड सी कि हमने न्यू एक्विजिशंस की है, लेकिन वो जो पैसे दे के की हैं। ऐसे तो 1500 का प्लान नया भी आया है, लेकिन उसके पैसे तो दिए नहीं, सिंस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पैसा, कैश, तो ये आ गया सिर्फ और सिर्फ 700 का। उसके अलावा न्यू डेवलपमेंट्स हमने किए हैं इस साल, जो कि हैं 1200 की। बाकी कोई नॉन करंट हमने डिस्पोज ऑफ तो किया ही नहीं है, जो कि इसने वाज़ेह तौर पे बताया था। तो इससे अमाउंट आ गया, चला गया 1900 का। दिस वुड बी रेफर्ड एज कैश यूज्ड in investing activities. Last, cash flow from फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। न्यू शेयर इशू किए हैं? नो। न्यू लोन नोट्स इशू किए हैं? नो। उल्टा रिडेम्पशन की है?
कितने से लोन नोट्स रिडीम किए हैं? 1725। उसके अलावा डिविडेंड्स पे किए हैं, डिविडेंड्स पे किए हैं हमने 550। लोन नोट्स देखिए, दोनों में डिफरेंस कितना है बीडीसीडी में? ठीक है, यस। उसके अलावा हमने लीज पेमेंट्स की हैं, लेकिन सिर्फ सीआरपी देखेंगे। हाँ, बिकॉज इंटरेस्ट आप ऊपर माइनस कर चुके हैं। अगर आप इंटरेस्ट ऊपर माइनस ना करते तो पूरे के पूरे 1300 को आप यहां से माइनस कर सकते थे। 1300 में से इंटरेस्ट कितना था? 250 का, तो सीआरपी हो गई 1050 की। और कोई मूवमेंट है? कोई बैंक लोन? तीनों को प्लस माइनस करें, प्लस करें, इनफैक्ट माइनस में तीनों। कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना बन रहा है? 3325। तीनों को प्लस माइनस करेंगे, हम्म 1250। ठीक है, ये यूज्ड है टोटल। ओपनिंग यानी ब्रॉट डाउन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो सवाल में गिवन था दैट वाज 1300, जिसमें से 1250 चले गए, बाकी 50 रह गए। ये आ गया कैरी डाउन CNC। विदाउट रेफरिंग टू सॉल्यूशंस अगर हमसे बैलेंस हो रहे हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रिक। दो हमारे एग्जाम में इतना फुल सवाल तो आएगा नहीं, अगर आता था तो हमने पहले पहले इन टी शेप्स को एक तरफ करना था। जब एसेट से लेकर आखिरी लायबिलिटी तक आप शेप्स देख लेते, टी शेप्स, क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाना था। लेकिन कोई नहीं, अभी भी अगर MTQs टाइप में ही आ जाता है तो, लेकिन हमारा मेन काम इसका इंटरप्रिटेशन में है, जिसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली जो बड़ा अमाउंट ऑफ कैश है वो कहाँ से आ रहा है या कहाँ को जा रहा है। तो अगर हम लिक्विडिटी पे बात करते वक्त उस पर ज़्यादा फोकस्ड बात करेंगे। Enough for today. See you next class.